एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक पर। आज जो आरआरबी एनटीपीसी जो 16 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, शक शासक जिन्हें इसकी अध्ययन भी कहा जाता है किस क्षेत्र से आई थी। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था और चार ऑप्शंस थे। ए दक्षिण भारत, बी चीन, सी मध्य एशिया और डी अरब देश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मध्य एशिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि शका या इसका एक घुमंतु जनजाति थी जो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आई थी। मुख्य तथ्य हैं इसके, इन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। भारत में इनके प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन फर्स्ट थे। शक शासकों को भारत में पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2236 करोड़, बी ऑप्शन था 4800 करोड़, सी ऑप्शन था 48,000 करोड़ और डी ऑप्शन था 1,80,508 करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48,000 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 48,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यही आपका करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन हमने किया है। देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 100 शहरों में स्मार्ट और आधुनिक बनाना। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए। प्रत्येक शहर को 500 करोड़ की सहायता दी जाती है 5 वर्षों में। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए शिवालिक रेंज, बी ऑप्शन था लेजर हिमालय, सी ऑप्शन था ग्रेटर हिमालय और डी ऑप्शन था ट्रांस हिमालयास, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रांस हिमालयास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ट्रांस हिमालय को उत्तरी भाग में जो हिमालय होता है वह उत्तरी भाग की स्थित श्रृंखला को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं, महान हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, और लघु हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और शिवालिक को सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को किसको रिपोर्ट करती है। चार ऑप्शंस थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी ऑप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक, सी ऑप्शन था बंगाल के गवर्नर जनरल और डी ऑप्शन था ब्रिटिश क्राउन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के गवर्नर जनरल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको एक्सप्लेन किया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण किया गया था। मुख्य प्रावधान था बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। वेस्टर्न हेस्टिंग भारत के पहले यानी वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी। एक विशेष ऋण योजना है। चार ऑप्शंस थे आपके। पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन था बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन था भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और डी ऑप्शन था कैनरा बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। इसको एक्सप्लेन किया है हमने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अस्मिता ऋण योजना शुरू की है। महिला उद्यमियों को और व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा देना। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन को एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से एक्सेस या क्रिएट किया जा सकता है। चार ऑप्शन थे। ए ऑप्शन था टास्क बार, बी ऑप्शन था एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन था लाइब्रेरी और डी ऑप्शन था क्विक
एक्सेस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, क्विक एक्सेस आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते एक्सप्लेन भी किया है, इसको आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में क्विक एक्सेस एक ऐसी सुविधा है जिससे बार बार उपयोग होने वाली फाइलों और फोल्डरों को जल्दी खोला जा सकता है। मुख्य बातें हैं कि यह फाइल एक्सप्लोरर के बाएं भाग में दिखाई देता है, जिसमें इसमें रिसेंट फाइल और पिंड फोल्डर्स होते हैं। इसमें उपयोगकर्ता अपनी अक्सर इस्तेमाल की गई फाइलें तुरंत खोल सकता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे, ए 140 करोड़, बी ऑप्शन था 150 करोड़, 45 करोड़, सी ऑप्शन था 152 करोड़ और डी ऑप्शन था 160 करोड़, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 152 करोड़ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन भी किया है, देख सकते हैं कि भारत सरकार की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट इनकी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के अनुसार इंडिया की जनसंख्या 2036 तक लगभग 152 करोड़ यानी 1.52 बिलियन होने का अनुमान है। यह मुख्य है, यह अनुमान नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन और रजिस्टर जनरल की रिपोर्ट पर आधारित है। जनसंख्या वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2036 तक भारत की जनसंख्या स्थिर होने की दिशा में बढ़ने की संभावना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। चार ऑप्शंस थे, ए आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन था आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन था आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन था आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह सभी नागरिकों को समान न्याय उपलब्ध कराता है। गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड देना, यह प्रावधान 1976 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, ए ऑप्शन था एएलयू जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, बी ऑप्शन था कंट्रोल यूनिट सीयू, सी ऑप्शन था रजिस्टर्ड और डी ऑप्शन था हार्ड एंड डिस्क ड्राइव, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हार्ड एंड डिस्क ड्राइव आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगा उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एएलयू यानी कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय और तार्किक कार्य करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और रजिस्टर्स बहुत तेजी स्थायी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव सीपीयू का भाग नहीं है, स्टोरेज का डिवाइस है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वीओ चिदम्बरम पिल्लई भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। चार ऑप्शंस थे, केरला, बी ऑप्शन था तमिलनाडु, सी ऑप्शन था कर्नाटका और डी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता थे। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु से संबंधित थे। उन्होंने स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की ताकि ब्रिटिश जहाज कंपनियों का विरोध किया जा सके। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मिशनर प्रभाव के कारण पदार्थ कैसा व्यवहार करता है। चार ऑप्शन थे, अनुचुंबकीय, बी ऑप्शन था लोह चुंबकीय, सी ऑप्शन था प्रतिचुंबकीय और डी ऑप्शन था विद्युत चुंबकीय, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, त्रिचुंबकीय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। यही बताया कि मिशन इफेक्ट वह घटना है जिसमें सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में कोई पदार्थ अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल देता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, मालवा पठार, बी ऑप्शन था दक्षिण पठार, सी ऑप्शन था छोटा नागपुर पठार और डी ऑप्शन था मेघालय पठार, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं कि दामोदर रिवर का उद्गम झारखंड में होता है। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर प्लाट्यू से होकर बहती है। यह नदी आगे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, अंत में यह हुगली रिवर में मिल जाती है। पहले इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था क्योंकि इसमें
अक्सर बाढ़ आती थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए ईंधन के रूप में, बी ऑप्शन था विलायक के रूप में, सी ऑप्शन था उर्वरक के रूप में और डी ऑप्शन था कीटनाशक के रूप में, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विलायक यानी कि सोलवेंट के रूप में आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एक रंगीन रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विलायक के रूप में किया जाता है। मुख्य उपयोग है बसा, तेल और ग्रीस को घोलने के लिए, सफाई में, पहले फायर एक्सटिंग्विशर में उपयोग किया जाता था, रासायनिक प्रयोगशालाओं में सॉल्वेंट के रूप में। ध्यान दें कि यह विषैला पदार्थ है, इसलिए आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में साफ सुथरी दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? 4 ऑप्शन थे। ए कांस्य, बी ऑप्शन था मिट्टी, सी ऑप्शन था सेल खड़ी पत्थर और डी ऑप्शन था संगमरमर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सेल खड़ी पत्थर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन इसी को एक्सप्लेन किया है कि मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध प्रेस्ट किंग स्टैचू ऑफ मोहनजोदड़ो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। यह मूर्ति सेल खड़ी पत्थर से बनी है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। इसमें व्यक्ति की दाढ़ी, चादर और सजावटी डिजाइन के साथ दर्शाया गया है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने हमें मिले हैं, जितने क्वेश्चंस मिले हैं, हमने उसका 100% एनालिसिस किया है। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।